एक दिन सरिता के सास ससुर ने उसे बुलाकर कहा, सरिता, हमारे इकलौते बेटे का जीवन सुखी करना अब तुम्हारे हाथ में है। नितिन बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन उसके मन पर जो गहरा घाव हुआ है उसे भरने में समय लगेगा। तुम उसके मन का दुख समझने का प्रयास करो। हमें विश्वास है कि तुम्हारी सूझबूझ से उसका घाव जल्दी ही भर जाएगा, लेकिन तब तक तुम्हें सब्र से काम लेना होगा। किसी प्रकार की जल्दबाजी घातक सिद्ध हो सकती है। कहानी को विस्तार से जानें। सागर विश्वविद्यालय का एमए फाइनल का आखिरी पर्चा देकर सरिता हॉल से बाहर आई। वह यह परीक्षा प्राइवेट छात्रा के रूप में दे रही थी। 6 महीने पहले एक दुर्घटना में उसके माता पिता का देहांत हो गया था और उसके बाद वह अपने चाचा की जहाँ रहने लगी थी। हॉल से बाहर आते ही उसे अपनी पुरानी सहेली मनोरमा दिखाई दी। दोनों बड़े प्यार से मिली। सरिता, आज कितना हल्का लग रहा है ना? तेरे पर्चे कैसे हुए? अच्छे हुए। तेरे कैसे हुए? पास तो खैर हो जाऊंगी। तेरे जैसे होशियार तो हूँ नहीं कि प्रथम श्रेणी की उम्मीद करूँ। चल सरिता, छात्रावास में चलकर जी भर कर बातें करेंगे। नहीं मनु, मुझे जल्दी जाना है। यही पेड़ की छांव में बैठकर बातें करते हैं। दोनों छांव में बैठ गई। सरिता, तुम्हारे माता पिता की मृत्यु कितनी अकस्मात हो गई कि आज वे सच नहीं लगता। चाचा जी की जहाँ तो खुश तो है ना? सरिता की आंखों में आंसू झलक आए। वह आंसू पोंछकर बोली, चाचा जी के जहाँ सब लोग बड़े अच्छे स्वभाव के हैं। वहाँ पैसे की कोई कमी नहीं है, सब ठाट बाट से आधुनिक ढंग से रहते हैं। लेकिन मनोरमा, मुझे वहाँ रहना अच्छा नहीं लगता। क्यों भला? देखो मनोरमा, मेरे पिताजी साधारण लिपिक थे और चाचा जी प्रखर बुद्धि के होने के कारण आईएएस हो गए। दोनों भाइयों की स्थिति में इतना अंतर था कि मेरे पिताजी हमेशा हीन भावना से पीड़ित रहते थे। फिर भी वह स्वाभिमानी थे, इसलिए उन्होंने हमें चाचा जी के घर से यथासंभव दूर रखा था। उन्हें बहुत दुख था कि बचपन में उन्होंने पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दिया। अपनी यह कमी वह मेरे द्वारा पूरी करना चाहते थे। आर्थिक स्थिति कमजोर थी, फिर भी उन्होंने शुरू से मुझे अच्छे स्कूल में पढ़ाया। हर साल मुझे प्रथम श्रेणी में पास होते देख वह फूले नहीं समाते थे। जाने दीजिए दुखद बातें। चाचा जी के घर के बारे में बता। चाचा जी के 2 बच्चे हैं। बड़ी लड़की रजनी मेरी उम्र की है और वह भी एमए फाइनल की परीक्षा दे रही है। छोटा सानू कॉलेज में पढ़ता है। मनु, तुझे यह सुनकर आश्चर्य होगा कि रजनी और मैं चचेरी बहनें हैं, फिर भी हमारी शक्ल सूरत एकदम मिलती जुलती है। तो इसका मतलब यह कि रजनी बहन भी तुझ जैसी सुंदर है ना? रंग तो उसका इतना साफ नहीं, पर अच्छे कपड़े लत्तों और आधुनिक साज श्रृंगार से वह काफी आकर्षक लगती है। तभी तो उसकी शादी नितिन जैसे लड़के से तय हुई है। आज 5 तारीख है ना? 20 तारीख को दिल्ली में उनकी शादी है। अच्छा, यह तो बड़ी खुशी की बात है। पर यह नितिन है कौन और करता क्या है? नितिन चाचा जी के पुराने मित्र राम लखन सिंह जी का बेटा है। राम लखन सिंह जी मथुरा में ऊंचे पद पर है। उनकी 2 लड़कियां हैं और एक बेटा। लड़कियों की शादी हो चुकी है। नितिन भी आईएएस है और आजकल सरगुजा में अतिरिक्त कलेक्टर के पद पर कार्य कर रहा है। देखने में सुंदर, हंसमुख और स्वस्थ है। तो क्या यह प्रेम विवाह है? प्रेम विवाह तो नहीं कह सकते, लेकिन दोनों एक दूसरे को जानते हैं। सरिता, अपने चाचा जी से कहना कि तेरे लिए भी ऐसा ही लड़का ढूंढ दे। हट, कैसी बातें करती है? कहाँ रजनी और कहाँ मैं? पगली, नितिन सरीखा पति पाने के लिए माँ बाप का रईस होना आवश्यक है। और मेरे तो माँ बाप ही नहीं हैं। मैं तो शादी की बात सोच भी नहीं सकती। पास होते ही मैं नौकरी की तलाश करूंगी। चाचा जी पर मैं और ज़्यादा बोझ नहीं डालना चाहती। रहस्यमय ढंग से हंसते हुए मनु बोली, अरे तू शादी नहीं करना चाहती तो अपने चाचा जी से मेरे लिए लड़का ढूंढने के लिए कह दे। दोनों हंसने लगी। अरे मनु, एक बात तो तुझे बताना ही भूल गई। रसोई में चाची जी की मदद करते करते मैं भी रईसी खाना, नए नए व्यंजन बनाना सीख गई हूँ। अगर किसी आईएएस अधिकारी से ब्याह करने की तेरी इच्छा पूरी हो जाए तो अपने पति के साथ मेरे घर अवश्य आना। बहुत बढ़िया खाना खिलाऊंगी। एक दूसरे से हंसी मजाक करते उन्हें आधा घंटा बीत गया। जब वे तपती धूप से परेशान होने लगी तो जाने के लिए उठ खड़ी हुई। सरिता ने एक कागज पर चाचा जी का पता और अपना रोल नंबर लिखकर मनु को दे दिया। मनु, परिणाम निकलते ही मुझे खबर करना। जरूर जरूर, अब कब मुलाकात होगी? कहकर मनोरमा सरिता के गले लगी। फिर दोनों भारी मन से एक दूसरे से विदा हुई। रजनी और सरिता के पर्चे अच्छे होने पर चाचा चाची खूब खुश थे।
चाची जी, अब मैं घर का काम संभालूंगी। आप निश्चिंत होकर बाहर का काम करिए, सरिता ने कहा। शादी का दिन आया, लेकिन घर में कोई हो हल्ला नहीं था। दोनों तरफ के मेहमानों के लिए एक अच्छे होटल में कमरे ले लिए गए थे। शादी और खाने पीने का प्रबंध भी होटल में ही था। मेहमान भी सिर्फ एक दिन के लिए आने वाले थे। रजनी के माता पिता मेहमानों की आगवानी के लिए सवेरे से ही होटल में थे। बाराती सुबह 10 बजे पहुंच गए थे। सबका उचित स्वागत सम्मान किया गया। दोपहर 1 बजे खाना हुआ। खाने के बाद रजनी के माता पिता थोड़ी देर के लिए आराम करने अपने कमरे में आ गए। 4 बजे फिर तैयार होकर रिश्तेदारों और बारातियों के पास चले गए। जाते जाते रजनी से बोल गए कि वह जल्दी मेकअप करके वक्त पर तैयार हो जाए। माँ बाप के जाते ही रजनी ने सरिता को अपने पास बुलाया और बोली, सरिता, मैं मेकअप के लिए जा रही हूँ, लेकिन यदि मुझे देर हो गई तो पिताजी को अलग से बुलाकर ठीक 6 बजे यह लिफाफा दे देना। भूलना नहीं। नहीं भूलूंगी, लेकिन तुम 6 बजे तक आने की कोशिश करना। रजनी हाथ में छोटा सा सूटकेस लेकर चली गई। होटल के ग्राउंड फ्लोर पर ब्यूटी पार्लर में जाने की बात कहकर जब शाम को 6 बज गए और रजनी नहीं आई तो सरिता ने चाचा जी को कमरे में बुलाकर वह लिफाफा उनके हाथ में दे दिया। चाचा जी, यह रजनी ने दिया है। अब बिटिया की कौन सी मांग है? कहते कहते उन्होंने लिफाफा खोला और अंदर का कागज निकालकर जैसे जैसे पढ़ने लगे। उनका चेहरा क्रोध से लाल हो गया। मूर्ख नादान लड़की, कहते कहते वह दोनों हाथों में सिर पकड़कर बैठ गए। चाचा जी, क्या हुआ? अब मैं क्या करूं सरिता? कहकर उन्होंने वह कागज सरिता को दे दिया और आंखों में आए आंसू पोंछकर उन्होंने सरिता से कहा, जा बेटी, अपनी चाची को जल्दी से बुला ला। मैं राम लखन सिंह जी को फोन करके बुलाता हूँ। चिट्ठी पढ़कर सरिता सकपका गई और झट से चाची को बुला लाई। रजनी के पिता ने वह चिट्ठी अपनी पत्नी के हाथ में पकड़ा दी। पढ़ते ही रजनी की माँ रो पड़ी। चिट्ठी में लिखा था, पिताजी, मैं जानती हूँ मेरी यह चिट्ठी पढ़कर आप और माँ बहुत दुखी होंगे, लेकिन मैं माफ़ी चाहती हूँ। मैं मानती हूँ कि नितिन लाखों में एक है, मुझे भी वह अच्छा लगता है, लेकिन मैं विनोद से प्यार करती हूँ और जब आप यह पत्र पढ़ रहे होंगे तब तक आर्य समाज मंदिर में मेरी उससे शादी हो चुकी होगी। आपको पहले बताती तो आप राजी न होते। मैं यह भी जानती हूँ कि शादी के दिन मेरे इस तरह एकाएक गायब हो जाने से आपकी स्थिति बड़ी विचित्र हो जाएगी, लेकिन मैं दिल से मजबूर हूँ। हाँ, मेरा एक सुझाव है। सरिता का कद मेरे जैसा ही है और रंग रूप में तो वह मुझसे भी बेहतर है। आप नितिन से उसकी शादी कर दीजिए, किसी को पता तक नहीं लगेगा। मैं फिर आपसे क्षमा चाहती हूँ। रजनी, इतने में राम लखन सिंह जी भी अपनी पत्नी के साथ वहां आ गए। उन्हें देखकर रजनी के पिता ने बड़े दुखी स्वर में कहा, मेरे दोस्त, क्या बताओ, इस रजनी ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। और जा कहकर उन्होंने वह चिट्ठी उन्हें पकड़ा दी। पत्र पढ़कर नितिन की माता और पिता दोनों ही हतप्रभ रह गए। फिर नितिन के पिता ने सरिता की तरफ देखकर कहा, बेटी, तुम जरा बाहर जाकर देखो, कोई अंदर न आने पाए। सरिता बाहर चली गई। फिर कुछ देर उन लोगों में बातचीत हुई। इसके बाद रजनी के पिता ने सरिता को अंदर बुलाकर कहा, बेटी, हम सबकी इज्जत अब तेरे हाथ में है, तो इस शादी के लिए हाँ कर दे तो हम लोग अभी भी बात संभाल लेंगे। आप जो भी आज्ञा देंगे मैं करने को तैयार हूँ। सरिता ने धीरे से कहा, शाबाश बेटी, तुझसे यही उम्मीद थी। सरिता ने सबके पैर छुए। सबने राहत की सांस लेकर उसे आशीर्वाद दिया और आगे की तैयारी में लग गए। शादी धूमधाम से हुई। किसी को कुछ पता नहीं चला। खुद नितिन को भी इस हेर फेर का आभास न हुआ। मथुरा में शानदार स्वागत आयोजन हुआ। जब सब रिश्तेदार वापस चले गए तो राम लखन सिंह जी ने अपने पुत्र को बुलाकर सब बात बता दी। सुनकर नितिन ने अपने को बेहद अपमानित महसूस किया। उसके मन को गहरी ठेस लगी थी और उसे सबसे अधिक अफसोस इस बात का था कि उससे संबंधित इतनी बड़ी बात हो गई और माँ बाप ने कोई कदम उठाने से पहले उससे सलाह तक नहीं ली। माँ बाप पर जैसे दुख का पहाड़ गिर पड़ा। बेचारी सरिता कमरे में ही दुखी रहती। उसे समझ में नहीं आता कि अब वह क्या करे। रजनी की नादानी ने सबका जीवन अस्त व्यस्त कर दिया था। वह सोचती, रजनी को नितिन सरीखे भले लड़के के जीवन में इस तरह करवाहट भरने का क्या अधिकार था। सरिता का मन सबके लिए करुणा से भर गया। एक दिन सरिता के सास ससुर ने उसे बुलाकर कहा,
सरिता, हमारे इकलौते बेटे का जीवन सुखी करना अब तुम्हारे हाथ में है। नितिन बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन उसके मन पर जो गहरा घाव हुआ है उसे भरने में समय लगेगा। तुम उसके मन का दुख समझने का प्रयास करो। हमें विश्वास है कि तुम्हारी सोच बूझ से उसका घाव जल्दी ही भर जाएगा, लेकिन तब तक तुम्हें सब्र से काम लेना होगा। किसी प्रकार की जल्दबाजी घातक सिद्ध हो सकती है। आप निश्चिंत रहिए, मुझे उम्मीद है कि आपके आशीर्वाद और मार्गदर्शन से मैं सब ठीक कर लूंगी। सरिता बोली। नितिन को फिर से ड्यूटी पर जाना था। नितिन के माता पिता ने सोचा कहीं नितिन सरगुजा जाते समय सरिता को साथ ले जाने से मना न कर दे, इसलिए नितिन के पिता ने लंबी छुट्टी ले ली और वह भी सरगुजा जाने के लिए सपत्नीक नव दंपति के साथ हो लिए। जिन दिनों नितिन के माता पिता सरगुजा में थे, उन दिनों सरिता सबसे पहले उठकर नहा धोकर नाश्ते की तैयारी करती। खाना नितिन की माँ बनाती थी। वह इस काम में भी अपने सास का हाथ बटाती। सास ससुर के आग्रह से उसे सबके साथ ही नाश्ता और भोजन करना पड़ता। एक दिन उसकी सास अपने पति से बोली, कुछ भी हो, लड़के सुंदर होने के साथ साथ गुणी भी है। मेरी तो यही प्रार्थना है कि जल्दी ही उसे पत्नी की योग्य सम्मान मिलने लगे। मुझे तो लगता है तुम्हारी इच्छा जल्द ही पूरी होगी। बदलती हवा का रुख मैं महसूस कर रहा हूँ, सरिता के ससुर बोले, और यही आशा लेकर उसके सास ससुर वापस मथुरा चले गए। एक रात खाने पर नीति ने सरिता से कहा, मैं जानता हूँ तुम्हें अकारण ही इस झंझट में फंसाया गया। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। मैं जानती हूँ आप कैसी कठिन मानसिक यात्रा से गुजर रहे हैं। आप मेरी चिंता न करें, लेकिन कृपया मुझे अपना हितैषी समझें। शादी के बाद दोनों में यह पहली बातचीत थी। फिर दोनों अपने अपने कमरे में चले गए। दूसरे दिन नाश्ते के समय सरिता को लगा कि नितिन उससे नज़र चुरा कर उसकी तरफ देख रहा है। वह मनी मन खुश हुई। उसी शाम राजनाथ और अखिलेश पत्नीक मिलने आए। सरिता जी, दिन में आप अकेली रहती है, कभी कभी हमारे यहाँ आ जाया कीजिए ना। राजनाथ जी की पत्नी राजेश्वरी बोली, जरूर आऊंगी, लेकिन कुछ दिन बाद, अभी तो मैं दिन भर उलझी रहती हूँ। किसमें? राजेश्वरी जी ने पूछा। नीति ने भी आश्चर्य से उसकी तरफ देखा। जो हिजा नमक तेल मिर्च का मसाला अभी जम नहीं पाया। कभी तेल ज़्यादा, कभी नमक ज़्यादा, तो कभी मिर्च ज़्यादा। सरिता ने कहा। सब लोग सुनकर हंस पड़े। शुरू शुरू में खाना बनाते समय ऐसा ही होता है। फिर अखिलेश जी की पत्नी राजेश्वरी ने आप बीती सुनाई। सरिता ने मेज पर नमकीन, मिठाई और चाय रखी। राजनाथ कह रहे थे, तो नितिन, कल का पक्का है ना? भाभी जी, कल सवेरे 7 बजे पिकनिक पर चलना है आप दोनों को। 30-40 मील की दूरी पर एक बहुत सुंदर जगह है। वहाँ रेस्ट हाउस भी है, सब इंतजाम हो गया है। मैं आप दोनों को लेने 7 बजे आऊँगा। नितिन और सरिता ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर उसी क्षण नितिन बोला, ठीक है, हम लोग चलेंगे। थोड़ी देर बाद जब सब चले गए तो नितिन ने सरिता से कहा, तुम इतना अच्छा खाना बनाती हो, फिर भी सबके सामने झूठ क्यों बोली? आपको मेरा बनाया खाना अच्छा लगता है? बहुत, नितिन ने कहा। दोनों की नजरें एक क्षण के लिए एक हो गई। फिर दोनों अपने अपने कमरे में चले गए। लेकिन थोड़ी ही देर बाद तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश होने लगी। बिजली चली गई। नितिन को ख्याल आया कि सरिता अकेली है, कहीं डर न जाए। वह टॉर्च लेकर सरिता के कमरे के सामने आ गया और उससे पुकारने लगा। सरिता ने दरवाजा खोला और नितिन को देखकर राहत की सांस ली। देखिए नाइजा, खिड़कियां बंद नहीं हो रही है, बरसात का पानी अंदर आ रहा है। नितिन ने टॉर्च उसके हाथ में दे दी और खिड़कियां बंद करने लगा। खिड़कियों के दरवाजे बाहर खुलते थे। तेज हवा के कारण वह बड़ी कठिनाई से उन्हें बंद कर सका। तुम्हारा बिस्तर सो गीला हो गया है, सोओगी कैसे? मैं गद्दा उल्टा करके सो जाऊंगी। तुम्हें डर तो नहीं लगेगा? सरिता कुछ नहीं बोली। नितिन ने अत्यंत मृदुल आवाज में कहा, सरिता, और उसने उसकी तरफ बढ़ने को कदम उठाए। फिर अचानक वह मुड़ा और अपने कमरे में चला गया। दूसरे दिन सवेरे 7 बजे दोनों नहा धोकर पिकनिक के लिए तैयार थे। इतने में राजनाथ भी जीप लेकर आ पहुंचे। नितिन उनके पास बैठा और सरिता किनारे पर। मौसम बड़ा सुहावना था। नितिन और राजनाथ में बातें चल रही थी। सरिता प्रकृति का सौंदर्य देखने में मगन थी। अब रास्ता खराब आ गया था और जीप में बैठे बैठे धक्के लगने लगे थे। तुम इतने किनारे पर क्यों बैठी हो? इधर सरक जाओ, नितिन ने कहा। लज्जा से सरिता का चेहरा रक्त हो उठा। उसे सरकने में संकोच करते देख नितिन ने उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया और धीरे से उसे अपने पास खींच लिया। सरिता ने भी अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश नहीं की। शाम 7 बजे घर लौटे तो दोनों खुश थे। पिकनिक में खूब मजा आया था। दोनों ने आकर स्नान किया और गरम गरम चाय पीने हॉल में बैठ गए।
नितिन बातचीत करने के लिए उत्सुक लग रहा था। रात के खाने के लिए क्या बनाऊं? सरिता ने पूछा तो उसने कहा, बैठो भी, जल्दी क्या है, ऑमलेट ब्रेड खा लेंगे। फिर उसने अचानक गंभीर होकर कहा, सरिता, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। पूछिए सरिता, इस शादी से तुम सचमुच खुश हो ना? मैं तो बहुत खुश हूँ, खुश क्यों ना हो जब मेरे हाथ आप जैसा रत्न लगा है। खुशी से नितिन का चेहरा खिल उठा। और मेरे हाथ भी तो तुम जैसी लक्ष्मी लगी है। दोनों ही आनंद विभोर होकर एक दूसरे को देखने लगे। शंका के सब बादल छट चुके थे, तनाव खत्म हो गया था। इतने में कॉल बेल बजी। नितिन उठकर बाहर गया। सरिता सोच रही थी कि अगले दिन सवेरे वह सास ससुर को फोन करके यह खुशखबरी देगी। सरिता सरिता कहते हुए खुशी से उछलता नितिन अंदर आया। इधर आओ सरिता, देखो तुम्हारा एमए का नतीजा आया है। दौड़कर सरिता उसके पास गई, लेकिन नितिन ने आसानी से उसे तार नहीं दिया। सरिता को छीना झपटी करनी पड़ी। तार खोलकर पढ़ा, हार्दिक बधाई, योग्यता सूची में द्वितीय, चाचा। खुशी से सरिता का चेहरा दमक उठा। तिरछी नजर से उसने पास खड़े नितिन की तरफ देखा। नितिन ने आवेश में उसे अपनी ओर खींच लिया और मृदुल आवाज में कहा, मेरी ओर से भी हार्दिक बधाई। तुम जैसी होशियार, गुणी और सुंदर पत्नी पाकर मैं भी आज योग्यता सूची में आ गया हूँ सरिता। इस सुखद वाक्य को सुनते ही सरिता ने अपना माथा समर्पित भाव से नितिन के कंधे पर रख दिया। उसकी तपस्या पूरी हो गई थी। दोस्तों, इस कहानी के संदर्भ में आपके जो विचार है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं। ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनने और पढ़ने के लिए हमारे चैनल दर्द भरी हिंदी कहानियाँ को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।